Hello and welcome to Maluka IAS. So let's start for today. First question for the day is, with reference to Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, consider the following statements. First, under this scheme, farmers will have to pay a uniform premium of 2% for any crop. For any crop. Extreme word. Only, always and any. If you are sure कि वो स्टेटमेंट राइट है तभी इन वर्ड्स को करेक्ट मानना, अदरवाइज 90% एक्सट्रीम वर्ड स्टेटमेंट जो है दे आर रोंग. 10% का मैं मार्जिन रख रही हूँ. 10% व्हेन यू आर श्योर तो वो स्टेटमेंट होगी राइट. ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग under these schemes farmer will have to pay a uniform of 2% for any crop they cultivate in any season of the year. Second statement, this scheme it covers post harvest losses arising out of cyclone and unreasonable rains. क्या है ये? फसल बीमा योजना. That means insurance provided by whom? By Government of India. Now if this is the insurance and provided by Government of India, so high chances हैं कि नेचुरल जो भी कैलेमिटीज़ होती हैं उनके अगेंस्ट तो ये इंश्योरेंस दिया जाएगा ना. अब मुझे बताइए, साइक्लोन जो है वो नेचुरल कैलेमिटी है. अब नेचुरल कैलेमिटी की वजह से अगर किसी का भी कोई लॉस हो जाता है फार्मर्स का, और जो फसल बीमा योजना है जब ये इंश्योरेंस दे रहा है तो ये साइक्लोन तो कवर होगा ना उसमें. अब अगर साइक्लोन उसमें कवर है दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज राइट. जनरल स्टेटमेंट की नॉलेज हो ना हो, स्कीम के बारे में पढ़ा हो ना पढ़ा हो, सेकंड स्टेटमेंट को हम कर सकते हैं. सो ए ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा. वी हैव टू चूज बिटवीन बी एंड सी. नाउ व्हाट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग, दे आर सेइंग कि 2% है, यूनिफॉर्म है हर क्रॉप के लिए, हर सीजन के लिए. बट अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसमें पढ़ा है तो 3% रेट रखा हुआ है फॉर 3 टाइप ऑफ क्रॉप्स. अब हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनके लिए इट इज़ 5%, फॉर खरीफ it is 2%, for rabi it is 1.5%. अब आप ये बोलोगे याद कैसे रखना है, तो जैसे ट्रिक के बेसिस पे बता देती हूँ मैं. जिसकी स्पेलिंग बड़ी है उसके लिए परसेंटेज भी ज़्यादा है. उसके बाद किसकी बड़ी है? खरीफ की 2%, राबी की छोटी है तो 1.5%. ठीक है. तो इस तरीके से ये 3 टर्म्स 3% रखी हुई हैं. तो हर क्रॉप के लिए पहला तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, दूसरा हर के लिए ये 2 नहीं है. 2 है सिर्फ किसके लिए? खरीफ के लिए. तो इस बेसिस पर स्टेटमेंट 1 जो है वो हो जाती है इनकरेक्ट. हमें पता था स्टेटमेंट 2 इज राइट, सो आवर आंसर इज बी 2 ओनली. ठीक है. सो हमारा आंसर हो जाता है बी 2 ओनली. दैट इज 1.5 फॉर रबी, 2% for kharif and 5% for horticulture crops. ठीक है. नेक्स्ट, which of the following have occurred in India after its liberalization of economic policies in 1991? As we all know 1991 में क्या हुआ था? LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. वो हमने किया क्यों था? एक तो उसके पीछे का पर्पस समझिए. वो हमने इसीलिए किया था क्योंकि हम जो है एक बहुत ही बुरी कंडीशन में फंस गए थे. उस टाइम पर हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बहुत ही मिनिमल हो गया था, और इसीलिए IMF ने बोला था कि मैं आपको एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये बोला था. बट जब मैं आपको फंड प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि आप LPG को लेकर आएँ, आप अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करें, आप इंडिया को ओपन मार्केट बनाएं. IMF ने ये कंडीशन रखी थी.
बस आप इतना समझ लीजिए कि एलपीजी जब आया था 1991 में, मेन पर्पस तो यही था कि हमारा उस टाइम पर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बहुत कम हो गया था। जब वो कम हो गया था तो हम चाहते थे कि हम उसको बढ़ाएं, काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट हो गए थे हमारे पास, इसीलिए आईएमएफ से हमने बोरो किया था। अब आ जाते हैं फर्स्ट, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इट इंक्रीज इनॉर्मसली। अब मुझे बताइए कि आपको पता होगा एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है, ठीक है, बट जो एग्रीकल्चर है वो जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, ठीक है। अब जब आप जो है एलपीजी लेकर आ रहे हो, आप प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हो, आप इंडिया को एक लोकल मार्केट, ओपन मार्केट बना रहे हो, तो जो मेन फोकस होगा वो किस पर होगा? वो होगा टू प्रमोट द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप ओपन मार्केट बनाओगे तो आप क्या चाहोगे? कि आपके एक्सपोर्ट इंक्रीज हो। आपके एक्सपोर्ट इंक्रीज हो तो इसका किस पर इफेक्ट आएगा? इसका इफेक्ट आएगा इंडस्ट्रीज पर, इसका इफेक्ट आएगा सर्विसेज पर। तो जीडीपी देखिए, जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर का शेयर बढ़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा क्यों? क्योंकि जब हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो इजी कर दिया है, तो हमारी जो फूड ग्रेन्स हैं, जो हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो भी ग्रो करेंगी ना। वो ग्रो तो करेंगी, बट डायरेक्टली एग्रीकल्चर में जो शेयर है वो इतना ज़्यादा इस एक्सट्रीम वर्ड के साथ वो इंक्रीज़ नहीं होगा। जब वो इंक्रीज़ नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट, ठीक है। अब मैंने ये दो वर्ड्स को हाईलाइट क्यों किया है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप बिल्कुल ही अपने माइंड को वैसे कंडीशन कर लो। मैंने क्या बोला है? एक्सट्रीम वर्ड्स 90% केसेस में इनकरेक्ट होती है स्टेटमेंट, 10% केस में वो करेक्ट भी हो सकती है, तो उस रेशियो को तो आपको ध्यान रखना है। सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज। अब अभी मैंने क्या बोला? ओपन मार्केट, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है, इंडस्ट्रीज डायरेक्टेड होंगी, पॉलिसीज वैसी आएंगी। जब ऐसे होगा तो हमारा जो शेयर है इंडिया के एक्सपोर्ट का वर्ल्ड ट्रेड में वो इंक्रीज होगा। हाँ, वो इंक्रीज होगा। अब क्या इन्होंने एक्सट्रीम वर्ड यूज़ किया है कि वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगा या फिर बस वही इंक्रीज होगा? नहीं, जनरल बोला है वो इंक्रीज होगा, तो सीधी सी बात है वो इंक्रीज होगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज। अब आप क्या कर रहे हो? ओपन मार्केट बना रहे हो, एफडीआई आप वेलकम करोगे। जब आप वेलकम करोगे तो एफडीआई इनफ्लो क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब आप मुझे ये बताइए, स्टॉक मार्केट जो है वो किस पर चलती है? स्पेक्यूलेशन पर। कोई एक न्यूज़ आई नहीं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग जो है स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स का प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता है। अब मुझे बताइए, इंडिया जो है वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब अगर हम वर्ल्ड के लिए कोई ऐसी न्यूज़ डालते हैं कि हाँ वी आर लाइक, हम ये न्यूज़ डाल दें, अगर हम ये न्यूज़ डाल दें कि वी आर ओपन फॉर क्रिप्टो करेंसी, सो जो क्रिप्टो करेंसी जो भी ट्रेडिंग चलती है क्रिप्टो करेंसी की, वो एकदम से उसका प्राइस जो है वो बूस्ट अप करेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और इंडिया एक बहुत अच्छी मार्केट प्रोवाइड करवा सकता है। सो जैसे ही हमने ये इन्फॉर्मेशन डाली कि हम ग्लोबलाइजेशन, हम ओपन मार्केट बनने वाले हैं, हम प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने वाले हैं, तो एफडीआई इनफ्लो जो है वो इंक्रीज़ होगा। अब ये तो नहीं बोला ना एकदम से इंक्रीज़ होगा, बट इंक्रीज़ होगा, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। अब हम देखते हैं, वन यहाँ था, ये दो स्टेटमेंट हो जाती हैं एलिमिनेट। अब 2 और 3 करेक्ट है, 2 और 3 करेक्ट है। हम फंसते हैं बिटवीन टू ऑप्शंस बी एंड सी। नाउ कम विद द फोर्थ ऑप्शन। What the fourth option is saying? India's foreign exchange reserve it increased enormously. अब हमारा एलिमिनेशन का 90% वाला रूल क्या कहता है? इट इज़ सेइंग कि एक्सट्रीम वर्ड है स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, बट वट आर 10% रूल इज सेइंग? 10% रूल इज सेइंग कि ये करेक्ट भी हो सकती है इफ़ यू आर श्योर। अब मुझे बताइए, मैंने आपको क्या बोला शुरू में
कि इट इज़ फॉर द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। IMF ने हमें लोन दिया था। लोन कैसे दिया था? विद कंडीशंस। नाउ हमें लोन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? हमें ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि हमारे पास जो फॉरेक्स था वो कंस्ट्रेंट हो गया था। अब जब फॉरेक्स कंस्ट्रेंट हो गया था और IMF से एकदम से हमें लोन मिल रहा है, सो ये क्या शो कर रहा है? दिस इज शोइंग कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इंक्रीज हुआ होगा, एनॉर्मसली इंक्रीज हुआ होगा विद दैट मच ऑफ अमाउंट। अब इस लिहाज से फोर्थ स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट, वही 10% वाला रूल। इसीलिए मैंने ये 2 जो वर्ड्स हैं इनको मैंने हाईलाइट किया है। इनको हाईलाइट करने का मीनिंग ये है, यहाँ पर 90% वाला रूल है, यहाँ पर 10% वाला रूल है, बट हाई चांसेस किसके हैं? 90 वाले रूल के। सो हमारा आंसर हो जाता है बी, 2, 3 एंड 4। सो लेट्स चेक द आंसर, इट्स 2, 3 एंड 4 बी। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाई गई है। यूजुअली ये इस तरह का जो कंपैरेटिव डेटा होता है ये इकोनॉमिक सर्वे में प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि आप इस लिहाज से इकोनॉमिक सर्वे इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर UPSC प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। So let me tell you, we are going to launch the GS Foundation batch for 2023 and 2024, जिसमें कि आपको गारंटीड प्रीलिम्स जो है वो दिया जाएगा। अगर आपका प्रीलिम क्लियर नहीं होता है तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। अश्योर्ड मेंस होगा, आपको NCERT की क्लासेस साइनोप्सिस के साथ दी जाएंगी, आंसर राइटिंग होगी, स्टडी मटेरियल और रिवीजन क्लासेस होंगी। तो ये दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा, आप जल्दी से इनरोल कर लीजिए। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑटोमेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स। ठीक है, ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जाके चेक करो कि हाँ किसके लिए BIS की ज़रूरत है, किसके लिए नहीं है। बट हम आते हैं अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। बट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग एगमार्क इज अ क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय FAO। फाइन, मुझे बताइए FAO किसके अंडर आता है? ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि FAO जो है उसका वो कब, उसका ओरिजिनेशन कब हुआ था, और FAO जो है उसका मेन पर्पस क्या है, वो किस लिए काम करता है। ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए। हम आते हैं अभी क्वेश्चन पर। FAO क्या है? इट कम अंडर UN मीन्स यूनाइटेड नेशन। सो इनके क्या होते हैं? इनके अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब जब इनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं तो जो कंट्रीज हैं जो कि UN का पार्ट है, दे हैव टू कंप्लाई देयर स्टैंडर्ड्स विद दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये कंट्रीज की, पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंट्रीज की। अब अगर ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंट्रीज की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दैट मीन्स FAO जो है वो बता देगा मेरे स्टैंडर्ड ये हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग करना है। FAO ये नहीं करेगा कि हर कंट्री को जाके ये बताए कि आपका स्टैंडर्ड मैं बना के दे रहा हूँ, आपके प्रोडक्ट के ऊपर स्टैंडर्ड ये लगा होना चाहिए। अब अगर इंडिया के लिए तो वो कर दे, UN के अंडर क्या है, अप्रोक्स 195-197 के कंट्रीज़ हैं, उनका काम तो सिर्फ यही रह जाएगा ना, सबके स्टैंडर्ड चेक करते जाएं। इसीलिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट B इज़ इनकरेक्ट। अब स्टेटमेंट B इनकरेक्ट है, सो इसकी वजह से क्या हो जाता है, स्टेटमेंट जो है B वाला भी और C वाला भी ये गलत हो जाते हैं। हम बचते हैं ऑप्शन A और D के साथ। नाउ द स्टेटमेंट 1 इज सेइंग कि स्टैंडर्ड मार्क है और ऑटोमेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स के लिए ज़रूरी है। अब इतना तो सभी को पता होगा, टायर्स एंड ट्यूब्स के लिए तो स्टैंडर्ड दिया जाएगा, टायर ट्यूब के लिए स्टैंडर्ड दिया जाएगा। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हम क्वालिटी को चेक करते हैं, क्वालिटी अश्योर करते हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो ऑप्शन हो जाता है A, 1 ओनली, दैट इज 1 ओनली। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाई गई है।
लेट मी टेल यू, CSET का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं तो जल्दी से आप इनरोल कर लीजिए। नेक्स्ट, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटेड बाय फॉरवर्ड मार्केट कमीशन? फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट इज दैट फॉरवर्ड। ये वो फॉरवर्ड नहीं है जो कि डेली गुड मॉर्निंग मैसेजेस के फॉरवर्ड होते हैं, फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स, वो फॉरवर्ड नहीं है। ये फॉरवर्ड है सिक्योरिटी मार्केट। देखिए जो सिक्योरिटी मार्केट है वहाँ पर क्या ट्रेड किया जाता है, वहाँ पर शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं। शेयर्स को हम सिक्योरिटी के फॉर्म में लेते हैं। वहाँ पर फॉरवर्ड होता है, फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है। सिक्योरिटी मार्केट सिक्योरिटी मार्केट में क्या होता है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस। सो फॉरवर्ड बेसिकली क्या होते हैं, टू पार्टीज हैं, लेट्स से पार्टी ए एंड पार्टी बी। सो पार्टी ए जो है और पार्टी बी अपने साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसमें एक पार्टी है वो क्या करेंगे, वो बाय करेंगे, दूसरी पार्टी जो है वो सेल करेंगे। सो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है कि हम फ्यूचर में, फ्यूचर की किसी डेट को ये बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, जिसमें कि वो क्या करते हैं, वो प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी, दैट इज प्री डिटरमाइंड, आज वो डिसाइड कर लेते हैं कि लेट्स से कमिंग जो है किसी एक पर्टिकुलर डेट में हम इस प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी को प्री डिटरमाइंड प्राइस पर डील करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, ए जो है उसको क्या करनी है, उसको सिक्योरिटीज बाय करनी है। सो वो बी को बोलेगा कि मैं बाय करूँगा, बी को वो बता देगा कितनी क्वांटिटी, मान लीजिए वो 100 के जो है वो बाय करेगा, और ये बता देता है बी कि हाँ आज ही हम प्राइस डिटरमाइन कर लेते हैं। सो आज जो है 10,000 प्राइस जो है वो डिटरमाइन हो गया है, मीन्स ए 10,000 रुपीज़ देगा और बी 100 के सिक्योरिटीज़ जो है ए को ट्रांसफ़र करेगा। आज की डेट में ये डिसाइड हो जाता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। कि अब मान लीजिए फ्यूचर में जब वो डेट आए, मान लीजिए ये डिसाइड कर लेते हैं कि 20 जो है जैन को जो है हम करने वाले हैं ये, अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है 20 जैन को ये करने वाले हैं, और आज जो डेट है दैट इज़ 1 जैन। अगर इतना डिफरेंस है, सो मान लीजिए 20 जैन को ये सिक्योरिटी का प्राइस बढ़कर हो जाता है 20,000, बट क्योंकि इन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, इसीलिए ये जो है ए सिर्फ 10,000 ही देगा और बी को फिर भी ये जो है 100 के इसको सेल करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड जो है सिक्योरिटी सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है इसमें ये हो सकता है ना कि चांसेस हैं, बी को क्या है 10,000 का लॉस हो रहा है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो उसको 20,000 मिलते। अब दूसरे लिहाज से देखिए कि ए को क्या हुआ था, ए को मान लीजिए 10,000 से कम होकर ये प्राइस 5,000 हो जाता है, तो उस केस में ए को लॉस होगा। सो प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से एक पर्टिकुलर पार्टी को लॉस होने का खतरा रहता है। जब ये चांसेस रहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसको रेगुलेट करें। जब हम उसको रेगुलेट करेंगे तो उसके लिए बनाया गया है क्या, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन क्या करेगा, ये जो कमोडिटीज़ हैं, कमोडिटीज़ मीन सिक्योरिटीज़, उनकी जो फ्यूचर ट्रेडिंग है उसको रेगुलेट करेगा। ठीक है, जब ये फ्यूचर ट्रेडिंग को रेगुलेट करेगा तो हमारा आंसर हो जाता है बी। अभी मैंने उसमें क्या करवाया, फॉरवर्ड और फ्यूचर जो है वो किस तरीके से होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों सेम है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आज ही हम डिसाइड कर लेते हैं, प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी, प्री डिटरमाइंड
price. So our option is B, commodities future trading. और लेट मी टेल यू, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो है उनके अकॉर्डिंग ये आता है, बेसिकली वो जो है इसको रेगुलेट करते हैं. नाउ लेट मी टेल यू, प्रीलिम 2022 के लिए क्रैश कोर्स जो है हम लॉन्च करने वाले हैं. 90 डेज 300 आवर्स के लिए होगा. क्लियर कट स्ट्रेटेजी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो आप जल्दी से इनरोल कर लीजिए. नेक्स्ट, विच आर द रीसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. अब मुझे बताइए स्टेटमेंट कैसी है? प्रमोट द ग्रोथ, पॉजिटिव. आंसर की रिक्वायरमेंट क्या होगी? जो इस पॉजिटिव को मैच करते होंगे, जो कि प्रमोट करते होंगे, फैसिलिटेट करते होंगे. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग सेटिंग अप ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन. हम क्या चाहते हैं? हम मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहते हैं. अगर हम एक सेपरेट जोन बनाएंगे, उस सेपरेट जोन में हम प्रमोट करेंगे क्या? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़. कैसे? हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को कैसे प्रमोट करेंगे? हम उनको किसी भी तरीके की हम ये बोल सकते हैं कि हमें उन्हें किसी भी तरीके के स्कीम्स, इंसेंटिव, टैक्स इंसेंटिव इस तरीके से दे सकते हैं. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज पॉजिटिव, मैच विद द statement of the question. That's why statement 1 is correct. Now second, providing the benefits of single window clearance. अब मुझे बताइए मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? मेन प्रॉब्लम आती है कि जो भी आप ये बोल सकते हो कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने अगर कोई प्रॉब्लम दी है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, मिनिस्ट्री में, तो वहाँ से वो क्लियर कितने टाइम में आ सकती है. मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्ट की परमिशन के लिए आपने अप्लाई किया है, तो वो परमिशन आपकी जो फाइल है वो कितनी टेबल्स पर होकर गुजरेगी, हर टेबल पर उसको कितना टाइम लगेगा, उसी के बेसिस पर आपका टाइम जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? डिले हो जाएगी. डिले होगी तो प्रमोशन नहीं होगा. लेकिन अगर आपको एक सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड करवा दिया जाए, सिंगल विंडो क्लियरेंस मीन्स सिर्फ एक ही विंडो पर आपको अपनी फाइल देनी है, वहाँ से वो अप्रूव हो जाएगी, आपको वापस मिल जाएगी, आप अपना काम शुरू कर लोगे. सो वेस्टेज ऑफ टाइम क्या है? मिनिमल है. वेस्टेज ऑफ टाइम क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम मिनिमल है. अब वेस्टेज ऑफ टाइम मिनिमल है, सो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ प्रमोट होंगी या डिस्करेज होंगी? खुद से सोचकर बताइए. प्रमोट होंगी ना. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट, एस्टेब्लिशिंग द टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड. अब मुझे बताइए जितना आप न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करोगे उतना ही आपका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा. न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लाओगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा ना. अब वो न्यू टेक्नोलॉजी कहाँ से आएंगी? क्या मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो हैं वो अफोर्ड कर पाएंगी खुद से? जो बिग फर्म्स हैं वो अफोर्ड कर लेंगी, स्मॉल फर्म्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगी. दैट्स वाई जो टेक्नोलॉजी होगी वो ऑब्सोलीट होगी. अब अगर वो ऑब्सोलीट है, फंड नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग जो हम प्रमोट करना चाहते हैं उसमें ये कंस्ट्रेंट हो गया. अब जब ये कंस्ट्रेंट हो गया है तो इसका मतलब एक तो प्रमोट नहीं कर रहा है, बट हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है कि हम आपको टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड प्रोवाइड करवाएंगे. मतलब कि पैसा हम दे रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी उस पर काम आप कीजिए. सो ये क्या है? फैसिलिटेशन हो गया ना. फैसिलिटेशन हुआ तो हमारी स्टेटमेंट राइट. अब हमारी स्टेटमेंट ये राइट हो जाती है. सो हमारा आंसर क्या होगा? 1, 2 and 3, बिकॉज all the 3 statements they are positive, all the 3 statements they are associating with the positive statement of the scheme, requirement of the question. So हमारा आंसर हो जाता है D, 1, 2 and 3. It's D, 1, 2 and 3. So all the 3 initiative वो पार्ट है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के. ठीक है. सो
दैट्स इट फॉर द डे। सो होप कि आपको ये जो प्रोसेस है उससे बेनिफिट मिल रहा होगा और आप जो है मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो जनरेट हो। आप किस तरीके से PYQ से बेसिकली आपको कुछ ही चीज़ें समझनी है कि MCQs को अटेम्प्ट कैसे करना है और जो UPSC है उसका ट्रेंड क्या है। सो थैंक यू फॉर द डे। थैंक यू।